कभी सोचा है कि हजारों मील दूर दुनिया के किसी कोने में कुछ होता है और उसका सीधा असर हमारे किचन में गैस सिलेंडर की कीमत पर कैसे पड़ जाता है। आज हम इसी कनेक्शन को समझने वाले हैं और जानेंगे एक ऐसे छिपे हुए कानून के बारे में जो मुश्किल समय में बिल्कुल एक शील्ड की तरह हमारे काम आता है। तो हो क्या रहा है, चलिए समझते हैं। एक तरफ वेस्ट एशिया में जो टेंशन चल रही है, उसकी वजह से पूरी दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई पर समझिए एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और जाहिर है इसका सीधा असर हम पर भी पड़ सकता है। तो इसी के जवाब में भारत सरकार ने फौरन एक्शन लिया है और देश की सारी रिफाइनरियों को आदेश दिया है कि वो एलपीजी यानी कुकिंग गैस का प्रोडक्शन बढ़ा दें। मतलब प्रॉब्लम आई और तुरंत उसका सल्यूशन निकाला गया। लेकिन एक मिनट, सवाल तो ये है कि सरकार आखिर किसी कंपनी को, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक, ऐसा आदेश दे कैसे सकती है? मतलब इसके पीछे कौन सी पावर है, कौन सा अधिकार है? और इसका जवाब छिपा है 1955 में बने एक बहुत ही पावरफुल कानून में। जरा सोचिए, एक ऐसा कानून जो आज़ादी के बस कुछ ही साल बाद बना था, लेकिन आज इतने सालों बाद भी वो हमारे आपके किचन को सुरक्षित रखने की ताकत रखता है। तो चलिए अब सीधे इस कानून की जड़ तक चलते हैं। आखिर ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ये आवश्यक वस्तु अधिनियम है क्या चीज? तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है और इसका मकसद ना बिल्कुल सीधा और सिंपल है। बस ये पक्का करना कि जो ज़रूरी सामान है जैसे कि राशन पानी, गैस, वो आम लोगों तक सही दाम पर पहुंचे। और सबसे ज़रूरी बात, कोई भी ट्रेडर या व्यापारी इनकी जमाखोरी या कालाबाजारी करके मार्केट में इनकी कमी ना पैदा कर पाए। अब इस कानून के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो समझिए। पहला और सबसे बड़ा, जमाखोरी रोकना। मतलब कोई भी व्यापारी ज़रूरत से ज़्यादा माल स्टॉक करके बाजार में एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज, एक नकली कमी ना बना पाए। दूसरा, काला बाजारी, जिसे ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं, उस पर पूरी तरह से लगाम लगाना। और इन सबसे ऊपर प्रोडक्शन और सप्लाई को कंट्रोल में रखना, ताकि देश की फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा मजबूत बनी रहे। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, इस कानून के नाम में ही जो शब्द है आवश्यक यानी एसेंशियल, इसका असली मतलब क्या है? सरकार किन चीज़ों को एसेंशियल मानती है? देखिए, इसे समझने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। दो तरह की चीजें होती हैं। एक होती है ज़रूरतें यानी बेसिक नीड्स, जिनके बिना गुजारा मुश्किल है, जैसे अनाज, दूध, दवाइयाँ। और दूसरी होती हैं सुविधाएं, कंफर्ट्स, जो हमारी लाइफ को आसान बनाती हैं, जैसे सोफा, डिज़ाइनर कपड़े या कार। तो ये जो कानून है ना, ये सिर्फ पहली वाली कैटेगरी यानी ज़रूरतों पर ही फोकस करता है। तो फिर अगला सवाल ये आता है कि भाई ये तय कौन करता है कि क्या आवश्यक है और क्या नहीं? तो ये पावर है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और हाँ, ये लिस्ट पत्थर की लकीर नहीं है, ये टाइम टाइम पर बदल भी सकती है। अगर आज की बात करें तो इस लिस्ट में क्या क्या है? इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे कि हमारी एलपीजी, खाने पीने की चीज़ें जैसे अनाज, दालें, तेल, फिर दवाइयाँ और फर्टिलाइजर्स यानी खाद जैसी चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, तो अब तक हम ये समझ गए कि ये कानून क्या है और इसमें क्या क्या आता है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, सरकार इसे लागू कैसे करती है और अगर कोई नियम तोड़े तो उसका क्या होता है। यहीं पर आता है इस कानून का सेक्शन 3, जो सरकार को जबरदस्त पावर देता है। आप सोच भी नहीं सकते, सरकार किसी भी जरूरी चीज के प्रोडक्शन से लेकर उसकी सप्लाई, स्टोरेज और यहां तक कि उसकी कीमत, सब कुछ कंट्रोल कर सकती है। वो ये भी तय कर सकती है कि कोई दुकानदार या कंपनी कितना स्टॉक अपने पास रख सकती है, उससे ज्यादा नहीं। और मजे की बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी ये पावर स्टेट गवर्नमेंट को भी दे सकती है, ताकि एक्शन और भी तेजी से हो। और इन सारी पावर्स का मकसद बस एक है, बाजार में आर्टिफिशियल शॉर्टेज मतलब नकली कमी को रोकना। सीधी भाषा में कहें तो उस सिचुएशन को पैदा ही नहीं होने देना जहां कुछ लोग जानबूझकर माल छिपाकर बैठ जाएं और कीमतें आसमान पर पहुंच जाएं। लेकिन अगर कोई इस कानून को तोड़ने की हिम्मत करता है तो क्या होता है? उसका सजा कितनी सख्त है, जरा इस नंबर को देखिए। 7 साल। जी हां, आपने सही सुना। इस कानून का उल्लंघन करने पर 7 साल तक की जेल हो सकती है। ये नंबर अपने आप में बताता है कि सरकार जमाखोरी और कालाबाजारी जैसे अपराधों को लेकर कितनी ज्यादा सीरियस है। चलिए अब कहानी को वापस वहीं लेकर आते हैं जहां से हमने इसे शुरू किया था। ये 1955 का कानून आज के दिन में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है?
जरा इस कानून के सफर पर एक नजर डालते हैं। 1955 में यह बना, फिर आया साल 2020 जब इसमें एक बड़ा बदलाव हुआ। सरकार ने अनाज, दाल, प्याज जैसी कुछ चीजों पर से अपना कंट्रोल हटा लिया, लेकिन एक शर्त के साथ कि वो सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस यानी असाधारण परिस्थितियों में ही दखल देगी, जैसे कि जंग, अकाल या बहुत ज्यादा महंगाई। और अब देखिए 2026 में जब पूरी दुनिया में एक एनर्जी क्राइसिस है, तो इसी कानून का इस्तेमाल करके एलपीजी की सप्लाई को सिक्योर किया जा रहा है। और बस यही वो पॉइंट है जहां सारी कड़ियां आकर जुड़ जाती हैं। जो सरकार ने अभी हाल ही में रिफाइनरियों को आदेश दिया है ना कि एलपीजी का प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करो और उसे सबसे पहले घरों में सप्लाई करो, ये और कुछ नहीं बल्कि इसी कानून का बिल्कुल सीधा और सटीक इस्तेमाल है। इस आदेश में 3 मेन बातें हैं। सबसे पहले एलपीजी का प्रोडक्शन जितना हो सके उतना बढ़ाना। दूसरी बात, सप्लाई में पहली प्राथमिकता डोमेस्टिक कंज्यूमर्स यानी घरों को देना। और तीसरा, प्रोपेन और ब्यूटेन जिनसे एलपीजी बनती है, उन्हें पेट्रोकेमिकल जैसे दूसरी इंडस्ट्रीज में जाने से रोकना। तो इन सब कदमों का आखिर नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि दुनिया में चाहे जो भी उथल पुथल मची हो, हमारे किचन में कुकिंग गैस की सप्लाई स्टेबल और अफोर्डेबल बनी रहे। ये कानून सच में एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रहा है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या 1955 में बना ये कानून आज की इतनी तेजी से बदलती दुनिया में हमारी आर्थिक सुरक्षा के लिए सबसे मजबूत ढाल है, या फिर हमें आज के नए खतरों से निपटने के लिए नए हथियारों की जरूरत है? खैर, जो भी हो, ये कानून हमें ये सोचने पर तो जरूर मजबूर करता है कि कैसे दशकों पुराना एक कानून आज भी इतना ज्यादा रेलेवेंट हो सकता है।